वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आप लोगों को मैं पहले बोला था डीए स्पेशल टोटल 100 क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा टेक्निकल एमसीक्यू का। कल का क्लास लेने के बाद ही बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से कमेंट आया है, सर पेपर को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोग डिस्कस कीजिए। तो हाँ, हो सके मैं पेपर को हिंदी में टाइप करके नहीं लाता हूँ, लेकिन हिंदी में जितना हो सके आप लोग को मैं समझा देता हूँ। तो आज तक आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रोवाइड करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शांत से देखना, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास को लेके चौथा क्लास होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा जो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। ज़्यादातर स्टूडेंट के एग्जाम में प्रॉब्लम होता है, अगर 100 क्वेश्चन रहेगा तो 80% क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, 20% क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें सभी का प्रॉब्लम होता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन लेके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो रेगुलर क्लासेस चलेगा, मैं आप लोग को कल ही बोला था। तो आज का क्लास में आप देख सकते हैं टोटल 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे चैनल में। बिना किसी लेट करके आज का फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द स्पाइरल फ्लूटेड टैप्स। स्पाइरल फ्लूटेड टैप का बारे में कौन सा कथन सही है? तो आप लोग जनरली जानते हैं टैप जो होता है, टैप किस काम के लिए यूज़ होता है? इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए, इंटरनल थ्रेड को काटते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जानना चाहिए इस टैप किस मेटेरियल से बनता है? हाई स्पीड स्टील से बनता है और ये टोटली हार्ड एंड ग्राउंड एंड टेम्पर्ड होता है। ओके, टैप 3 टाइप्स का होता है, फास्ट टैप, सेकेंड टैप एंड थर्ड टैप। फास्ट टैप का नाम होता है टेपर टैप, सेकेंड टैप का नाम होता है इंटरमीडिएट टैप, थर्ड टैप का नाम होता है बॉटमिंग टैप या प्लैग टैप। ओके, तो आप लोग जानते हैं, जो भी स्टूडेंट कल का क्लासेस देखे हैं वो सभी स्टूडेंट जानते हैं कोई भी अगर होल है इसका अंदर अगर इंटरनल थ्रेड को कटना पड़ेगा तो इसका फ्रंट पोर्शन को चैम्फरिंग करना पड़ता। तो कितना डिग्री एंगल में चैम्फरिंग करना पड़ता? कल का क्लास में मैं आप लोग को बता दिया 120 डिग्री में चैम्फरिंग करना पड़ता। तो हम लोग कैसे करते हैं? काउंटर सिंक टूल का मदद से हम लोग करते हैं। काउंटर सिंक टूल में टोटल 4 एंगल होता है। एक होता है 75, उसका बाद होता है 80, 90 और 120 डिग्री होता है। तो 75 डिग्री जैसे यूज़ होता है काउंटर सिंकिंग रिवेटिंग, इसका बाद 80 डिग्री यूज़ होता है काउंटर सिंकिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। वैसे 120 डिग्री यूज़ होता है कोई भी होल में थ्रेडिंग कटने के लिए। सबसे पहले जो चैम्फरिंग करना पड़ता है, तो चैम्फरिंग करने के लिए काउंटर सिंक 120 डिग्री यूज़ होता है। तो इसका फ्रंट पोर्शन हम लोग चैम्फरिंग कर देते हो तो क्या होता है, इसका जो टैप का जो फ्रंट पोर्शन होता है इजीली इसका अंदर चला जाता है और टैप को अच्छे से गाइड करता है, ठीक है। तो टैप का फ्रंट पोर्शन, ये तो चैम्फर पोर्शन होता है, तो टैप का फ्रंट पोर्शन को भी इसका अंदर जाने के लिए चैम्फर होना पड़ता। तो चैम्फर कितना डिग्री में चैम्फर करते हैं? तो जो फर्स्ट टैप होता है उसमें 4 डिग्री में चैम्फर, जो सेकेंड टैप होता है उसमें 10 डिग्री में चैम्फर और जो थर्ड टैप होता है उसमें 20 डिग्री में चैम्फर किया जाता है। ओके, और एक क्वेश्चन आता है जो इंटरमीडिएट टैप होता है या टेपर टैप होता है या बॉटमिंग या प्लैग टैप में कितना रिंग काटा रहता है? तो इसमें जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए है हम लोग क्या करते हैं, टैप देख के इजीली हम लोग पहचान नहीं सकते कि कौन सा फास्ट टैप है, सेकेंड टैप है, थर्ड टैप है। इसका जो विवेल लीड है, विवेल लीड देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये फास्ट टैप है, सेकेंड टैप है, थर्ड टैप है। लेकिन हम लोग इजीली बता सकते हैं अगर इसमें रिंग कटा रहेगा तो अगर ये फास्ट टैप है तो इसमें एक रिंग कटा रहेगा, मतलब एक जस्ट मार्क किया रहेगा। मतलब ये जो सेकेंड टैप होगा तो 2 रिंग कटा रहेगा, मतलब ये जस्ट मार्किंग है। थर्ड टैप होगा तो 3 रिंग कटा रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था, शायद यूपीआरबी यूएनएल में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि सेकेंड टैप या थर्ड टैप में पूछा था कितना रिंग काटा रहता है। तो फर्स्ट टैप में 1 रिंग, सेकेंड टैप में 2 रिंग और थर्ड टैप में 3 रिंग काटा रहता है। ओके, तो इसमें बोला स्पाइरल फ्लूटेड टैप। नॉर्मली तो ये टैप था, स्पाइरल फ्लूटेड जो टैप होता है वो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? यूज टू टैप होल विद द स्लॉट, जहाँ पे खांचे काटे रहता है। कोई भी अगर सोच लो एक जॉब है तो इधर एक स्लॉट है, तो स्लॉट का अंदर अगर हम लोग को चूड़िया कटना पड़ता है, इंटरनल थ्रेड कटना पड़ता है, तब हम लोग स्पाइरल फ्लूटेड टैप यूज़ करते हैं। स्पाइरल फ्लूटेड टैप हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इसके लिए जो मतलब टैपिंग करते टाइम जो मेटल होता है इजीली स्पाइरल जो हेलिकल फ्लूट होता है उसका अंदर से ऊपर चिप्स निकल जाता है।
इसीलिए जब भी हम लोग स्लॉट में होल बनाते हैं, टैप होल बनाते हैं या थ्रेडेड होल बनाते हैं, तब हम लोग स्पाइरल फ्लूटेड टैप यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द शेप ऑफ द फ्रेम ऑफ द थ्रेड स्नैप गेज इज इन द फॉर्म ऑफ। जो थ्रेड स्नैप गेज होता है, आप लोगों को जानना चाहिए जनरली गेज किस पर्पस के लिए यूज होता है, चेकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो हम लोग मास प्रोडक्शन का टाइम हम लोग प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उसका जगह हम लोग गेजेस यूज़ करते हैं। तो गेजेस यूज़ करते हम लोग चेक कर लेते कि हाँ ये गो और नो गो का अंदर है कि नहीं। ओके, तो इसमें जो स्नैप गेज होता है, स्नैप गेज क्या करता है, एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करता है। अगर नॉर्मल स्नैप गेज दे देता है तो एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करता है, अगर प्लग गेज दे देता मतलब वो इंटरनल डायमीटर को चेक करता। ओके, लेकिन इधर बोला थ्रेड स्नैप गेज, मतलब क्या, स्नैप गेज का तो काम बाहरी मतलब डायमेंशन को चेक करना, तो थ्रेड स्नैप गेज मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल थ्रेड का साइज को चेक करता है, मतलब एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करते हैं। ठीक है, अगर थ्रेड प्लग गेज मतलब बोलता मतलब इंटरनल थ्रेड को चेक करते हैं। ओके, तो इसका जो शेप होता है इस सी शेप का होता है, इस शेप का होता है। ओके, सी शेप का होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी टाइप का होता है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आता है प्लग गेज में जो गो साइड होता है, प्लग गेज जो होता है इसमें तो गो साइड मतलब क्या, होल का अंदर है चला जाएगा। ओके, और नो गो मतलब क्या, ए अंदर नहीं जाएगा। तो गो में क्या होता है, मिनिमम साइज होता है प्लग गेज में, और नो गो में क्या होता है, मैक्सिमम साइज होता है। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है प्लग गेज में जो गो एंड होता है उसमें कौन सा साइज को मेज़र करते हैं, तो मिनिमम साइज को मेज़र करते हैं। जो नो गो एंड होता है वो मैक्सिमम साइज को मेज़र करते हैं। और स्नैप गेज में उल्टा होता है, जो गो एंड होता है, गो एंड मैक्सिमम साइज को मेज़र करता है और नो गो एंड मिनिमम साइज को मेज़र करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द थ्रेड इन द नॉट गो एंड ऑफ ए थ्रेड स्नैप गेज इज। थ्रेड स्नैप गेज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। एक हाईली एफिशिएंट टाइप ऑफ गेज होता है जिसको कोई भी अनस्किल्ड पर्सन इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसका दो पेयर ऑफ एनविल रहता है, दो पेयर एनविल रहता है फॉर गो एंड नो गो साइजेस के लिए। गो साइजेस के लिए रहता है एक पेयर और नो गो साइजेस के लिए रहता है और एक पेयर। ठीक है, टोटल दो पेयर एनविल रहता है। तो गो पेयर का जो एनविल होता है वो फ्रंट साइड में रहता है, फ्रंट पोर्शन में रहता है, और जिसमें फुल फॉर्म ऑफ थ्रेड रहता है। फुल फॉर्म ऑफ थ्रेड मतलब इसका थ्रेड जो होता है टोटली फुल फॉर्म में रहता है। ओके, और जो नोगो एनविल होता है उसमें ट्रंकेटेड थ्रेड होता है। ट्रंकेटेड थ्रेड मतलब क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं ट्रंकेटेड ऑफ ए कोन, मतलब जो अगर हम लोग कोई भी एक कोन है, इस टाइप का कोन है, उसको अगर हम लोग ऐसे काट देंगे तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, उसका शेप इस टाइप का हो जाएगा ना, इस टाइप का हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड पोर्शन, मतलब कोन को अगर हम लोग ऐसे करके तिरछा करके काट देंगे तो जो शेप आता है उस टाइप का थ्रेड होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थ्रेड स्नैप गेज में जो गो एनविल होता है वो कहाँ पे रहता है, फ्रंट में रहता है या रियर साइड में रहता है। तो गो एनविल ऑलवेज फ्रंट साइड में रहता है, और जो नो गो एनविल होता है ऑलवेज बैक साइड में या रेयर साइड में रहता है। ओके, और गो एनविल में फुल फॉर्म ऑफ थ्रेड होता है और नो गो एनविल में ट्रंकेटेड थ्रेड होता है, मतलब आधा आधा थ्रेड होता है। और इसमें गो एनविल में फुल फॉर्म ऑफ थ्रेड, मतलब थ्रेड टोटली फॉर्म हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दे हूँ। द शेप ऑफ द थ्रेड इन द नॉट गो एंड ऑफ ए थ्रेड स्नैप गेज इज, मतलब थ्रेड स्नैप गेज का नॉट गो एंड में कौन सा थ्रेड होता है, बस थ्रेड का शेप किस टाइप का होता है, ट्रंकेटेड थ्रेड होता है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ थ्रेड नहीं होता, थ्रेड फुल फॉर्म में नहीं होता, आधा आधा पोर्शन होता है, ऐसे काटा काटा परसेंटेज होता है। ओके, तो अगर इधर गो एंड का बात करते, गो एनविल में अगर बोलते तब क्या होता, तब हो जाता फुल फॉर्म ऑफ थ्रेड। ओके, अगर ये पूछता कि नॉट गो एंड एनविल या नॉट गो एनविल कौन सा साइड में रहता है, फ्रंट साइड में या रियर साइड में, तब हो जाता रियर साइड में। अगर गो एनविल बोलता तब हो जाता फ्रंट साइड में। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग थ्रेड स्नैप गेज को अच्छा से चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो सी शेप का होता है, जो सी शेप का इस टाइप का शेप होता है, तो ये जो फ्रंट में जो रहता है ये रहता है गो एनविल, और इसका अंदर तरफ जो रहता है ये होता है
नो गो एनविल, ठीक है। तो गो एनविल का फुल फॉर्म ऑफ थ्रेड होता है, नो गो एनविल का ट्रंकेटेड थ्रेड होता है। और आप देख सकते हैं बैक पोर्शन रियर पोर्शन में रहता है, और ये देख सकते हैं फ्रंट साइड में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, थ्रेड्स आर काट ऑन ए लेद विथ ए सिंगल पॉइंट काटिंग टूल बाय। तो सिंगल पॉइंट काटिंग टूल का मदद से हम लोग लेद मशीन में थ्रेड कट सकते हैं, मल्टी स्टार थ्रेड भी कट सकते हैं और सिंगल स्टार थ्रेड भी हम लोग कट सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए हम लोग कैसे थ्रेड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मेकिंग ए सीरीज ऑफ काट इन द सेम काट। जो काट हम लोग देते हैं तो वही काट में सीरीज ऑफ काट देते हैं, क्योंकि एक चांस में तो पूरा थ्रेड को काट नहीं देते। अगर इधर आप देख सकते हैं मूविंग द कैरेज बाय मीन्स ऑफ ए रैक, ये तो नहीं होता है। सेटिंग वन काट फॉर फुल डेप्थ, मतलब एक ही काट में फुल डेप्थ हम लोग नहीं देते, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डेप्थ देते और सीरीज ऑफ काट में होता है, मतलब एक काट में नहीं होता, बहुत बार धीरे धीरे डेप्थ ऑफ काट देते देते वो थ्रेड बनता है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग ए सीरीज ऑफ काट इन द सेम काट। सेम काट में हम लोग बहुत सारा काट देते हैं, सीरीज ऑफ काट देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड फॉर्म्स इज मोस्टली फाउंड ऑन द थ्रेडेड शाफ्ट ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट फॉर कैरिंग लोड। लोड को कैरी करने के लिए कोई भी लोड को या कोई भी चीज़ को, अगर कोई भी इक्विपमेंट को उठाने के लिए जो थ्रेडेड शाफ्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सा थ्रेड रहता है। तो लिफ्टिंग पर्पस के लिए हम लोग जनरली लिफ्टिंग पर्पस के लिए या फ्लाई प्रेस में या स्क्रू जैक में, हम लोग जानते हैं स्क्रू जैक यूज़ करके हम लोग कोई भी चीज़ को, जैसे हम लोग को पंक्चर हो जाएगा, टायर पंक्चर हो जाएगा, तब स्क्रू जैक यूज़ करके हम लोग उसको ऊपर में उठा सकते हैं, ठीक है। तो फ्लाई प्रेस में और वाइसेस में कौन सा थ्रेड यूज़ होता है, स्क्वायर थ्रेड यूज़ होता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनिंग इज शोन, व्हाट डज वैल्यू 40 इंडिकेट। आप देख सकते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनिंग दिया है, तो इसमें 40 क्या इंडिकेट करते हैं। 40 आप देख सकते हैं, 40 को क्या बोलते हैं, बेसिक साइज या नॉमिनल साइज बोलते हैं, नॉमिनल डायमेंशन बोलते हैं, जिसका बेसिस पे क्या दिया है, अपर डिविएशन और लोअर डिविएशन दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इधर क्वेश्चन में पूछता कि ये जो डायमेंशन दिया है इसमें अपर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं जो नॉमिनल साइज होता है या बेसिक साइज होता है, बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा 40.2 हो जाता। अगर लोअर डिविएशन या लोअर लिमिट बोलता, लोअर लिमिट कैसे निकलता, बेसिक साइज माइनस लोअर डिविएशन, तब क्या हो जाता 39.99 हो जाता। ओके, तो एक एक चीज़ को आप लोग अच्छा से क्लियर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है लिमिट फिट टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन रिमर्स डज नॉट हैव द शैंक एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिमर। तो रिमर किसके लिए यूज़ होता है, आप लोग जानते हैं रिमर हम लोग रिमिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। रिमिंग करने के बाद क्या होता है, होल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और उसका फिनिश बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। कोई भी अगर हम लोग होल बनाते हैं ड्रिल करके, तो होल रफ होता है, उसमें चिप्स वगैरह रहता है, तो होल को थोड़ा सा मतलब बढ़ाने के लिए और एग्जैक्ट साइज में बनाने के लिए, और इसका अंदर से चिप्स और जो अनवांटेड जो भी चिप्स रहता है उसको निकालने के लिए हम लोग रिमर यूज़ करते हैं। ओके, जो मशीन रिमर होता है और एक होता है हैंड रिमर। हैंड रिमर में स्क्वायर सैंक रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि हम लोग टैप रेंज की मदद से स्क्वायर सैंक को पकड़ सकते हैं और इजीली इसको रोटेट कर सकते हैं या घुमा सकते हैं। लेकिन बोला है कौन सा एक मशीन रिमर में इंटीग्रल पार्ट का हिसाब से सैंक नहीं रहता है। तो चकिंग रिमर जो होता है, एक होता है एक मशीन रिमर जिसमें इंटीग्रल पार्ट का हिसाब से सैंक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जानना चाहिए, ए लेथ टूल हैज़ ए फ्रंट क्लियरेंस एंगल ऑफ 8 डिग्री एंड ए बैक रेक एंगल ऑफ 15 डिग्री, इट्स वेज एंगल विल बी। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको इजीली आप लोग कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। अगर इधर वेज एंगल इधर बता देता, मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वेज एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 90 डिग्री माइनस बैक रेक एंगल प्लस फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 15 प्लस 8, तो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, टोटल 67 डिग्री आ जाएगा। तो वेज एंगल आ जाएगा 67 डिग्री। इधर अगर पहले से बोल देता वेज एंगल 67 डिग्री और फ्रंट क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री, तब रेक एंगल क्या हो जाएगा,
तो रेक एंगल को आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 67 डिग्री इधर लिख देंगे और इधर अगर क्लियरेंस एंगल का जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल का जगह अगर आप 8 डिग्री लिख देंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद बैक रेक एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को जानना चाहिए, जब ये 3 चीज़ दिया रहेगा तब इस फॉर्मूला पे आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिलिंग फीड इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द वर्क इज फेड टू द रिवॉल्विंग कटर। तो इधर मिलिंग मशीन का बात किया है, तो सबसे पहले जानना चाहिए मिलिंग मशीन और लेद मशीन में क्या अंतर है। लेद मशीन में काटिंग टूल स्थिर रहता है और जॉब रिवॉल्विंग होता है। ओके, और मिलिंग मशीन में इसका ऑपोजिट होता है। मिलिंग मशीन में काटा रिवॉल्विंग होते रहता है और जॉब स्थिर रहता है। ओके, लेद मशीन में फीड रेट का फॉर्मूला होता है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में जितना मिलीमीटर मेटल को काटता है उसको बोलते हैं फीड रेट। और मिलिंग मशीन में क्या होता है, रिवॉल्विंग कटर में जब वर्क को हम लोग जितना आगे बढ़ाते हैं उसको फीड बोलते हैं। ओके, तो मिलिंग मशीन में फीड रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फीड रेट का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में जितना मिलीमीटर आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं मिलिंग मशीन का फीड। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन है कि मिलिंग मशीन का फीड रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिलीमीटर पर मिनट होता है। ओके, तो ये चीज़ में और डाउट आप लोग का रहना नहीं चाहिए। तो मैं आप लोग को पहले ही बोल दिया हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए अननोन है वो सब क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टर्न टेपर बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड द एंगल ऑफ स्विvel ऑफ द टॉप स्लाइड इज टू बी डिटरमाइंड। अगर हम लोग कंपाउंड स्लाइड मेथड का मदद से टेपर काटेंगे तो टॉप स्लाइड को कितना डिग्री एंगल में स्विvel करना पड़ेगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा 2l होता है। तो यही फॉर्मूला का अगर हम लोग टेपर रेशियो से डिनोट करेंगे, टेपर रेशियो से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेपर रेशियो बटा 2 हो जाएगा। कैसे होता है आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए, आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू इधर क्या लिखा था, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा 2l। तो टेपर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए। टेपर रेशियो को बोलते हैं कॉनिसिटी। टेपर रेशियो इज इक्वल टू होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा l। ओके, तो इसका बाद क्या, नीचे तो ऑटोमेटिकली 2 है तो ऑटोमेटिकली ये आ रहा है ना, ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है सेम है ना। कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा 2l पहले था, और अब देख सकते हैं टेपर रेशियो को जब हम लोग पूरा रूप में लिख दिए हैं तो ये आ जाएगा। अब देख सकते हैं कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा l इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 2l ही हो जाएगा। तो दोनों तो सेम ही हो रहा है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो टेपर रेशियो क्या होता है आप लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए। टेपर रेशियो होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा लेंथ ऑफ टेपर। अगर सोच लीजिए कोई भी एक टेपर है तो इसका लेंथ अगर 20 मिलीमीटर है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है 10 है और इसका जो डायमीटर है बिग डायमीटर 20 है। ओके, तो एक्चुअली इसका जो मीनिंग होता है आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो क्या बोला, कैपिटल डी क्या है 20 माइनस 10 बटा 20 दिया है। तो 10 बटा 20 मतलब क्या होता है 1 बटा 2 एक्चुअली आता है। मतलब क्या है, हम लोग इसको बोल सकते हैं 10 बटा 20 भी बोल सकते हैं या 1 बटा 2 भी बोल सकते हैं। एक्चुअल जो होता है जो 10 या 20 जो मिलीमीटर लेंथ दिया है, 20 मिलीमीटर लेंथ में जो डायमीटर का डिफरेंस होता है 10 होता है। ठीक है, ऐसे अगर रहेगा तो अगर 1 बटा 2 रहेगा तो हम बोल सकते हैं 12 मिलीमीटर अगर लेंथ ऑफ टेपर होगा तो उसमें डायमीटर का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो टेपर रेशियो का फॉर्मूला आप लोग को जानना चाहिए। टेपर रेशियो को बोलते हैं कॉनिसिटी, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा लेंथ ऑफ टेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल ग्राइंडिंग एंड लैपिंग सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल्स विद डायमंड व्हील्स ए गुड फ्लो ऑफ कूलेंट शुड बी डायरेक्टेड टू कवर द ग्राइंडिंग जोन। मतलब जब हम लोग सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल को ग्राइंडिंग या लैपिंग करते हैं डायमंड व्हील में, तब गुड फ्लो ऑफ कूलेंट का ज़रूरत होता है ग्राइंडिंग जोन में। ओके, तो कौन सा कूलेंट हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल को डायमंड व्हील में लैपिंग या ग्राइंडिंग करते हैं, तब जो कूलेंट का ज़रूरत होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ पैराफिन एंड वाटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। इसका बाद मिलिंग मशीन का क्वेश्चन है मैशिनिस्ट वालों के लिए। प्लेट कैम इज मैन्युफैक्चर्ड इन वर्टिकल मिलिंग मशीन। जो प्लेट कैम होता है उसको हम लोग वर्टिकल मिलिंग मशीन में हम लोग बना सकते हैं विद द प्लेट हेल्ड इन ए
मतलब प्लेट कहाँ पे हेल्ड होता है, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। तो यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड में हम लोग प्लेट को हेल्ड करते हैं और उसका बाद हम लोग प्लेट कैम को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म वर्क्स विथ। इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म किसका साथ काम करता है, तो वर्म व्हील एंड वर्म गियर का साथ यूज होता है। तो इंडेक्सिंग रेशियो क्या होता है, 40:1 होता है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और वर्म व्हील एंड वर्म गियर का साथ आप लोग को थोड़ा सा एक दो चीज़ जानना चाहिए कि ये वर्म व्हील एंड वर्म गियर जनरली यूज होता है स्पीड रिडक्शन पर्पस के लिए। जहाँ पे गियर में बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगा तो उसको कम करने के लिए हम लोग वर्म व्हील एंड वर्म शाफ्ट यूज करते हैं। ओके, और इस जहाँ पे मोशन को 90 डिग्री एंगल में ट्रांसफर करना पड़ता है तब हम लोग वर्म व्हील एंड वर्म शाफ्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैचिंग द थ्रेड टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम। तो थ्रेड करते टाइम थ्रेड को कैच करने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, सबसे ज़्यादा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग ऑन द वर्क होल्डिंग डिवाइस एंड लीड स्क्रू। लीड स्क्रू में और वर्क होल्डिंग डिवाइस में हम लोग मार्किंग कर करके जो थ्रेड कैच करते हैं, थ्रेड पकड़ते हैं, उस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। और सबसे इजीएस्ट एंड सबसे एफिशिएंट प्रोसेस होता है चेजिंग डायल। एक होता है अटैचमेंट, एक मॉडर्न जो लेद निकाल रहा है वो सभी लेद में एक अटैचमेंट का हिसाब से चेजिंग डायल रहता है। ओके, तो चेजिंग डायल का मतलब हम लोग इजीली थ्रेड को कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड सॉलिड प्लेन मैंडल इज जनरली मेड ऑफ टूल स्टील। तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया, जो सॉलिड प्लेन मैंडल होता है किस मटेरियल से बनता है, टूल स्टील से बनता है। ओके, हार्डन एंड ग्राउंड होता है विद द हेल्प विथ ए टेपर ऑफ। मतलब इसमें कितना टेपर रहता है, मैंडल तो थोड़ा सा टेपर होता है ना, तो अगर मैंडल जो रहेगा वो अगर टेपर नहीं होगा तो ये जब फेस प्लेट का या कोई भी किसी का अंदर जब जाता है तो टोटली टाइट कैसे हो जाता है। मतलब क्या, एक प्रांत एक एंड थोड़ा मतलब छोटा है और एक एंड थोड़ा बड़ा है, इसीलिए क्या होता है अगर हम लोग इसको फेस प्लेट के अंदर घुसाएंगे क्या हो जाता है, टोटली टाइट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें टेपर रहता है इसीलिए टाइट हो जाता है। तो आप लोग को जानना चाहिए इसमें कितना टेपर रहता है। जो भी स्टूडेंट बार्क का रेगुलर सीरीज देखते हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ, डिटेल्स में डिस्कस कर दिया हूँ। 1:2000 मतलब क्या होता है, टेपर रेशियो होता है। तो 1/2000 मतलब क्या है, मैं आप लोग को पहले आज क्लियर कर दिया हूँ। 2000 अगर लेंथ होगा, मिलीमीटर अगर लेंथ होगा, अगर मिलीमीटर ही मान लेते हैं, 2000 मिलीमीटर में जो डायमीटर का डिफरेंस होता है, क्योंकि कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी होता है, तो डायमीटर का डिफरेंस कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। मतलब बहुत कम परिमाण में टेपर रहता है, इसीलिए हम लोग जनरली इसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसमें टेपर रहता है, इसीलिए जब भी होल का अंदर, जब बोर का अंदर जाता है टोटली टाइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्पार गियर इफ द पिच डायमीटर इज 40 mm and outside diameter is 48 mm, module is 4 mm, then the number of teeth will be। तो इस क्वेश्चन को देख कर बहुत सारा स्टूडेंट का बीच में डाउट आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जनरली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जानना चाहिए मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, पिच डायमीटर बटा नंबर ऑफ टीथ होता है। ओके, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया जब आउटसाइड डायमीटर दे दिया, तो आउटसाइड डायमीटर आप लोग को देखना नहीं है 48, इसको देखना नहीं है, जस्ट अब लोग को नंबर ऑफ टीथ निकालना है। तो नंबर ऑफ टीथ तो नीचे है, तो इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि पिच डायमीटर मॉड्यूल दिया है। तो नंबर ऑफ टीथ इजिकल हो जाएगा पिच डायमीटर बटा मॉड्यूल। तो पिच डायमीटर क्या है, 40 है, और मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल है 4 है। तो नंबर ऑफ टीथ कितना हो जाएगा, 10 हो रहा है ना, तो 10 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा दे देते हैं तो सभी स्टूडेंट का बीच में कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको कैसे करना पड़ेगा, तो लेकिन कंफ्यूजन होने का नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनर्स हैज 2 टेबल्स दैट रेसिप्रोकेट्स सेपरेटली और टुगेदर। प्लेनिंग मशीन से क्वेश्चन है, कौन सा प्लेनर मशीन में दोनों टेबल रहता है। तो दोनों टेबल कभी कभी एक साथ रेसिप्रोकेट होता रहता है, कभी कभी सेपरेटली रेसिप्रोकेट होता है। मतलब कोई भी एक प्लेनर मशीन है, उसका प्लेनर मशीन में 2 अगर टेबल रहेगा, रेसिप्रोकेट मतलब कि आगे बढ़ता फिर पीछे आता है, आगे बढ़ता फिर पीछे आता है। तो दोनों टेबल ही कभी कभी एक साथ आगे मतलब रेसिप्रोकेट होता है, और कभी कभी सेपरेटली रेसिप्रोकेट होता है। तो कौन सा प्लेनर मशीन में होता है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डिवाइडर या डिवाइडेड टेबल प्लेनर में होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो डिवाइडेड टेबल प्लेनिंग मशीन में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ ए प्लेनर इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द, जो प्लेनर मशीन का साइज हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो किसका ऊपर डिपेंड करता है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक का मैक्सिमम लेंथ का ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द कूलेंट व्हाइल ड्रिलिंग प्लास्टिक? जब भी हम लोग प्लास्टिक में ड्रिलिंग करते हैं तो कूलेंट का हिसाब से हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता, तो इसका राइट आंसर है कंप्रेस्ड एयर हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, माइल्ड स्टील बोलता तो सोल्यूबल ऑयल हो जाता है। अगर केरोसिन ऑयल किसके लिए यूज़ होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म कन्वर्ट्स रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन? तो सेपर मशीन का एक क्वेश्चन है, कौन सा मैकेनिज्म में रोटरी मोशन लीनियर मोशन में कन्वर्ट होता है सेपर मशीन में? ठीक है, तो सेपर मशीन में कौन सा मैकेनिज्म का मदद से रोटरी मोशन लीनियर मोशन में कन्वर्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। ओके, तो मैशिनिस्ट वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, तो आप देख सकते हैं, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शेपिंग ए वर्कपीस ऑन शेपर द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक शुड बी? जब हम लोग शेपर मशीन में कोई भी वर्कपीस को शेपिंग करते हैं तब स्ट्रोक का लेंथ कितना होना चाहिए? जो वर्कपीस का लेंथ होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो शेपर मशीन होता है, जो वर्कपीस होता है, वो स्ट्रोक का लेंथ क्या होता है उसका बाहर तक चला जाता है ना, इसीलिए स्ट्रोक का लेंथ क्या होता है? मोर देन द वर्कपीस लेंथ, वर्कपीस का जो लेंथ होता है उससे ज़्यादा लेंथ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप्स आर रिशार्पेंड बाय ग्राइंडिंग? जो टैप होता है, तो हम लोग थ्रेड काटने के बाद क्या होता है, इंटरनल तो थ्रेड करते हैं तो उसको तो शार्प करना पड़ता है ना, तो हम लोग ग्राइंडिंग का मदद शार्प करते हैं। तो कौन सा पोर्शन को हम लोग शार्प करते हैं? फ्लूइड्स पोर्शन को हम लोग शार्प करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टैप वाटर इज नॉट पेपर्ड एज कूलेंट व्हाइल ड्रिलिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? हम लोग ड्रिलिंग करते टाइम कूलेंट का हिसाब से टैप वाटर या नॉर्मल वाटर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्यों यूज़ नहीं करते? इसका पीछे कारण क्या होता है? डेंजर ऑफ करोशन, जंग लगने का खतरा में हम लोग टैप वाटर यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? मशीन में करोशन लग जाएगा, जंग लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आज मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन आप सभी के लिए अनकॉमन है, तो आप लोग क्लास को ऐसे सपोर्ट करते रहना और चैनल को आगे बढ़ाते रहना, जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ एक क्लास को शेयर कर देना। क्वेश्चन में पूछा साइकिल टाइम मीन्स, साइकिल टाइम का मतलब क्या होता है? तो कोई भी एक जॉब है, जॉब को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, अगर हम लोग ITI में कोई भी जॉब दे देता तो उसमें हम लोग का 8 घंटा टाइम देता है, उसको क्या बोलता है? साइकिल टाइम बोलता है। तो टाइम टू कंप्लीट द जॉब, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलता है साइकिल टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ हेलिकल गियर? हेलिकल गियर यूज़ करने का कौन सा एक सुविधा नहीं होता है, एडवांटेज नहीं होता? तो सबसे पहले जानना चाहिए हेलिकल गियर क्या होता है, स्पार गियर क्या होता है। जो लेथ मशीन में गियर ट्रेन होता है, गियर ट्रेन में हम लोग कौन सा गियर यूज़ करते हैं? हम लोग स्पार गियर यूज़ करते हैं। स्पार गियर क्या होता है? दो पैरेलल शाफ्ट का बीच में हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं, और इसका जो टीथ होता है स्ट्रेट टीथ काटा रहता है। ओके, तो दो अगर गियर रहेगा तो इसमें पैरेलल शाफ्ट का बीच में ये मोशन को ट्रांसमिट करता है। तो हेलिकल गियर भी इसका जैसा सेम होता है, पैरेलल शाफ्ट का बीच में मोशन को ट्रांसमिट करता है, लेकिन जो हेलिकल गियर का टीथ होता है, टीथ थोड़ा सा एंगल में काटा रहता है। स्पार गियर में क्या होता है? एंगल स्ट्रेट टीथ काटा रहता है, तो हेलिकल गियर में टीथ थोड़ा सा एंगल में काटा रहता है, और बाकी ये पैरेलल शाफ्ट का बीच में ही मोशन को या पावर को ट्रांसमिट करता है। और इसके लिए और एक क्वेश्चन आता है इधर से कि दो हेलिकल गियर होता है, सोच लो एक हेलिकल गियर है और एक हेलिकल गियर इधर है, तो दो हेलिकल गियर को जब हम लोग मैच करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेरिंग बोन गियर। ठीक है, हेरिंग बोन गियर बोलते हैं। तो हेलिकल गियर यूज़ करने का सुविधा क्या क्या होता है? स्मूथ ऑपरेशन होता है, बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन होता है, नॉइजलेस रनिंग होता है, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होता, और ये ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा लोड को कैरी कर सकता है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इधर बोला है लेसर लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कम लोड ले सकता है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, आज मैं डिस्कस किया टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आप सभी को बहुत अच्छा लगे। जो सभी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देखे वो सभी स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिला है, नया नया चीज़ आप लोग को सीखने को मिला है। जो भी क्लासेस मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग के लिए कुछ नया चीज़ आप लोग को देने का कोशिश करता हूँ, चाहे वो लर्निंग कुछ भी हो। इससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर दिया था, एसबी कॉलेक्ट से कैसे पेमेंट करें, इसका बाद हम डिस्कस करूँगा आरटीआई कैसे करना पड़ता है कोई भी जगह में। तो आप लोग को सीखने के लिए जो भी ज़रूरत है मैं आप लोग के लिए वही प्रोवाइड करूँगा। कोई भी बकवास वीडियो या बिना टॉपिक का वीडियो आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ वैसे आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहना और चैनल को आगे बढ़ाते रहना। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करते रहना फ्रेंड्स का साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा बाय बाय।